स्वागत है आप सभी का ACA के नए वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स को। चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जितना भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शंस है एंड उसके कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर कर लेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत सामने है, इसलिए मैं क्या करूँगा, वीडियो को बहुत ही जल्दी करने का कोशिश करूँगा। ये जो नोट्स है पूरा कंपाइल्ड कॉम्पैक्ट नोट्स है, ये सब पढ़ के चले जाओ। इसके बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, और मेरा टेलीग्राम चैनल मैं अपने यूट्यूब के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैं इस चैप्टर को बहुत जल्दी करने का कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम आपके बहुत सामने है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड is defined as the sum total of expenditure that people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year corresponding to different level of income। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? It defines as the sum total of expenditure that people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year। एक accounting year में हम लोग क्या करते हैं, मेरा sum total expenditure जो होता है that people plan to incur on the purchase of goods and services produced in an economy। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर की ऑब्जर्वेशंस क्या है? सबसे पहले एग्रीगेट स्कोप। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर स्पेसिफिक गुड्स बट द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक पूरे इकोनॉमी के ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ये डिटरमाइन करता है। उसके बाद फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड मेजर होता है एक अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेजरमेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर rather देन फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद है प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट व्हाट पीपल विश और प्लान टू स्पेंड, नॉट व्हाट दे एक्चुअली स्पेंड। ये ध्यान से रखना कि एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट व्हाट पीपल विश और प्लान टू स्पेंड, ना कि व्हाट दे एक्चुअली स्पेंड। और लास्ट है मिनिमम लेवल। एग्रीगेट डिमांड नेवर बिकमिंग जीरो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं बन सकता। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑकर फॉर अ सर्वाइवल फंडेड थ्रू बोरिंग और पास्ट सेविंग्स। ठीक है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर मेरा इनकम जीरो लेवल भी हुआ तो भी मेरा ऑटोनोमस क्या कंजम्पशन क्या होगा, ऑकर होगा सर्वाइवल के लिए, फंडेड थ्रू बोरिंग्स और पास्ट सेविंग्स। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा न्यूमेरिकल पार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विथ टू रेफरेंसेस वेरिएबल। पहला क्या है, जनरल प्राइस लेवल, और दूसरा है इनकम। जनरल प्राइस लेवल में क्या होता है, शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एंड इनकम में क्या होता है, शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। एट द लेवल ऑफ स्टडी एग्रीगेट डिमांड प्राइमरली एग्जामाइंड इन द रिलेशन टू इनकम। अब जो भी एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड क्वेश्चन देगा हम लोग क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन 4 या उससे ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर देंगे। राइट, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या चाहिए हम लोगों को, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल्स। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, शोइंग ऑल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इट नीड्स टू स्लोप अपवर्ड शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। ठीक है, तो AD एंड Y के बीच में हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, Y यानी कि AS। ठीक है, अब जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोगों को अच्छे से समझेंगे कि Y इक्वल्स टू AS क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को AD इक्वल्स टू AS रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। ठीक है, और AS का मतलब होता है C प्लस S, और C प्लस S इक्वल्स टू हम लोगों का होता है Y। तो दैट्स वाई AD इक्वल्स टू Y यानी कि इनकम। अभी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, वाई ऑन एक्स एक्सिस में ये मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर मेरा जीरोथ आउटपुट में इन्वेस्टमेंट 100 है, 1 में भी 100 होगा, 2 में भी 100 होगा, 3 में भी 100 होगा। ठीक है, ये मेरा सेम रहेगा। ये मेरा इनकम है जो कि मेरा कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बढ़ते रहता है। और ये मेरा C प्लस आई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस आई, C यानी कि कंजम्पशन
और यहाँ आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पोर्टेंट, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा तो हम लोग ये लिख देंगे और इसका पूरा मेन कोर कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हम लोगों के साथ। तो हम लोगों का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, वाई ऑन एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि मेरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये मेरा इनकम होगा जो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, और ये मेरा होगा सी प्लस आई यानी कि एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और ये मेरा होगा एडी रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना आप लोग, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, यानी कि आप लोगों को अगर कंजम्पशन दिया रहा और आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट दिया रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को निकाल सकते हैं। हम लोगों को बोला भी यही जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। द कंपोनेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट द इकोनॉमी क्लोज्ड और ओपन, ठीक है। अब एक इकोनॉमी क्लोज है कि ओपन है, उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं सॉरी उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। अब अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल हो सकता है, 3 सेक्टर मॉडल हो सकते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, इंक्लूड्स हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। द फॉर्मूला इज AD इक्वल्स टू C प्लस आई, जो हम लोगों ने डिस्कस किया और जिससे हम लोगों का 99% क्वेश्चंस फॉर्म करता है, राइट। और 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है, बस हाउस होल्ड जैसा रहता है वैसा रहेगा, प्रोसीड्यूर्स जैसा रहता है वैसा रहेगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G। 2 सेक्टर में क्या था मेरा, 2 सेक्टर में क्या था मेरा, AD इक्वल्स टू C प्लस आई, और 3 में क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G, ठीक है। बस अब ये तो हो गया मेरा क्लोज इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर करके एक चीज आ जाता है, ठीक है। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मेरा क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है, और ओपन इकोनॉमी में मेरा 4 सेक्टर मॉडल आ जाता है। अब 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, इंक्लूड्स हाउस होल्ड, प्रोसीड्यूर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 2 सेक्टर में क्या होता है, हाउस होल्ड एंड प्रोसीड्यूर। 3 सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट ऐड हो जाता है, और 4 सेक्टर में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड हो जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड व्हाइल इंपोर्ट्स डिक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड है मान लो मेरा 100, एक्सपोर्ट्स है जिसको हम लोग एक्स ट्रीट करते हैं वो है मेरा 20, और जो इंपोर्ट है जिसको हम एम ट्रीट करते हैं वो है मेरा 15। तो फिर मेरा नया एग्रीगेट डिमांड क्या बन जाएगा, 100 प्लस एक्सपोर्ट 20 माइनस इंपोर्ट 15 इक्वल्स टू 100 प्लस 5 इक्वल्स टू 105, ठीक है। इसका फुल फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G, जैसे रहता है वैसा रहेगा, उसके साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऐड हो जाएगा, और मेरा ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला ये बनता है AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G X माइनस M, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर 99% ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों का 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर से बनता है, ठीक है। 4 सेक्टर से बहुत ही रेयर चांस है ना बनने का। तो एग्रीगेट डिमांड अब तक ये रहा। अब बारी आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जस्ट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान्ड बाय प्रोसीड्यूर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये भी एक अकाउंटिंग ईयर में रेफर होता है, ठीक है। क्या होता है, रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में जो मेरा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब आइडेंटिटी विथ इनकम क्या होता है, as AS is an identical to national income because production implies value addition which equals to income generation, ठीक है। अब इसका की assumption क्या होता है, the model assumes excess capacity in the economy meaning supply can rise proportionately to demand without changing price level. The model assumes the excess capacity of the economy meaning supply can rise proportionately to demand without changing the price level. अब AS कर्व क्या होता है, रिप्रेजेंट एज 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इंडिकेटिंग दैट AS इक्वल्स टू आई। अभी हम लोग डिस्कस किए AS इक्वल्स टू क्या होता है मेरा C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स।
अब y इक्वल्स टू भी क्या होता है, C प्लस एस, कॉन्जम्पशन प्लस सेविंग्स। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, अगर मैं 1000 रुपया आज इनकम करता हूँ, ठीक है, और मेरे को घर खर्चा में लगता है 800 रुपीज़, ठीक है, 800 रुपीज़ मेरे को एक महीने में घर खर्च करने के लिए लगता है, तो मैं कितना रुपया सेविंग्स कर सकता हूँ, ऑब्वियसली 200, 100 माइनस 1000, ठीक है। तो यही है मेरा इनकम। अगर मेरे को मेरा इनकम नहीं पता है और मेरे को पता है कि मैं 200 रुपीज़ एक महीने में बचाता हूँ और 800 मेरा खर्चा होता है, ठीक है, तो फिर क्या मैं अपना इनकम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 800 प्लस 200 करके। तो मेरा y इक्वल्स टू क्या आता है, C प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी होता है C प्लस एस, तो यानी कि हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। अब इसका ग्राफ बहुत ही ईजी है। ए एस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए एस शेड्यूल, ठीक है। बस सिंपल y और एक्स एक्सिस में मेरे को y ड्रॉ कर देना होता है। जैसे कि प्रीवियसली ए डी कर्व में हम लोग देखे थे कि y कैसे जनरली ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ए एस कर्व में और कुछ नहीं करना, y और एक्स एक्सिस बनाना है और हम लोगों को बस एक इनकम का ड्रॉ कर देना होता है, क्योंकि y इक्वल्स टू ए एस, राइट। अब ये होता है मेरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि है कंजम्पशन फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही, ये और इसके बाद दोनों चैप्टर, सारा का सारा चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग पहले थ्योरी को इसीलिए कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोगों को बना रहे, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन। अब एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, मिनिमम कंजम्पशन व्हेन y इक्वल्स टू 0। जब मेरा इनकम 0 होता है तो मेरा कंजम्पशन मिनिमम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको साइन ये है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन है C स्मॉल हैंडेड, उसके ऊपर ये बार, उसके साथ है B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑन द स्लोप ऑफ द C लाइन, और y इक्वल्स टू लेवल ऑफ इनकम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ठीक है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इसका भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो की प्रोपोजिशंस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बस अभी तक के लिए इतना जान लो। एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, यानी कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। कंजम्पशन यानी C, इनकम यानी कि Y, ठीक है। C बाई वाई कर देने से मेरा एपीसी मिल जाएगा। सपोज मेरा कंजम्पशन है, प्रीवियस एग्जांपल में 800 जो कि मेरा कंजम्पशन था, और मेरा टोटल इनकम कितना है 1000, तो 0.8 इज बिकमिंग माई एपीसी। और एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इसको हम डेल्टा C बाई डेल्टा Y कहते हैं, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बस एग्जांपल के लिए इतना जान लो, मेरा 800 खर्चा था, वो खर्चा बढ़ के मेरा 1000 हो गया, और मेरा जो इनकम 1000 था वो खर्चा मेरा बढ़ के 2000 हो गया, सॉरी इनकम मेरा बढ़ के Y मेरा 1000 से 2000 हो गया, कंजम्पशन मेरा 800 से 1000 हो गया, ठीक है। तो इसका चेंज कैसे लाए, 1000 माइनस 800 इक्वल्स टू 200 और 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000। तो चेंज इन इनकम मेरा कितना होता है 200 कंजम्पशन, और चेंज इन इनकम 1000। तो मेरा नया एमपीसी क्या बनेगा 0.2, ठीक है। और ये एक बात अच्छे से ध्यान रख लो, द वैल्यू रेंज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एपीसी और एमपीसी हमेशा 0 से लेके 1 तक वैल्यू रहेगा, राइट। अब सेविंग्स फंक्शन, ये होता है मेरा कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। ठीक ही इसकी तरह एक और फंक्शन रहता है जिसका नाम है सेविंग्स फंक्शन, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज सेविंग फंक्शन। सेविंग्स और इनकम के बीच में जो मेरा फंक्शन रहता है वो मेरा होता है सेविंग फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वही ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, जिसको हम लोग, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव में रहता है, ठीक है। जैसे कि कंजम्पशन में क्या रहता है, कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा पॉजिटिव रहता है, इसमें मेरा क्या रहता है नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे रहता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
एम पी एस, ठीक है, जिसको हम 1 माइनस बी कहते हैं, बी इक्वल्स टू एम पी सी, ठीक है, और 1 माइनस बी इक्वल्स टू एम पी एस, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1 हम सबको पता है। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पूरा यही न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बेस में होगा, वो वीडियो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोग एम पी सी को बी ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, b प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाता है, एम पी एस, ठीक है। तो इसीलिए 1 माइनस बी को हम लोग यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी ये पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छे से थ्योरी के लिए जान लो। अब उसमें जैसा एम पी सी और ए पी सी रहता था, यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए पी एस और एम पी एस रहेगा। ए पी एस क्या होगा, सेविंग्स बाई इनकम, पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन में, कंजम्पशन फंक्शन में क्या था, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम, यहाँ पे सेविंग्स डिवाइडेड बाई इनकम। एम पी एस में क्या रहेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, जो कि पहले था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। बस आज का लास्ट टॉपिक फंडामेंटल रिलेशनशिप, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल्स टू 1, बट टोटल इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है। सिमिलरली एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, बट एडिशनल इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। लास्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उन लोगों को पता है, जो अकाउंट्स नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर बीईपी का मतलब है, मान लो ये मेरा सेल्स हुआ 1000 का, ठीक है। अब उसमें से क्या, मैं कॉस्ट को, अगर मान लो मेरा कॉस्ट है 800, ठीक है, तो फिर जो 200 आएगा वो मेरा होता है प्रॉफिट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा सेल्स हुआ 1000, कॉस्ट मेरा है 1500, तो फिर मेरा क्या होगा, 500 का लॉस होगा। सिमिलरली सेल्स मेरा है 1000, कॉस्ट भी मेरा है 1000, तो फिर मेरा 0 आएगा, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बोलता है, द लेवल ऑफ इनकम वेयर सी इक्वल्स टू वाई एंड एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंजम्पशन, सेल्स मतलब क्या है, मेरा इनकम, ठीक है, तो ये मेरा वाई, कॉस्ट मतलब क्या है, कंजम्पशन, सी, ठीक है। तो सी और वाई मेरा सेम आ जाएगा, देखो इस एग्जांपल में सी और वाई मेरा सेम आता है, और सेविंग्स मतलब मेरा ना कोई प्रॉफिट बचता है ना कोई लॉस बचता है, यानी कि एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चैप्टर फिर से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है। मुश्किल से 15 से 18 मिनट के बीच में हमने पूरा चैप्टर समेट लिया, ठीक है। ये पूरा नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर नोट्स देख लो, मेरे वीडियो देख लो, और वीडियो देखने के बाद नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चैप्टर आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स को लगेगा कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया, एपीएस एमपीएस समझा नहीं, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है समझा नहीं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट देख लो, उसमें मैंने पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सम्स को इंक्लूड किया है, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। आप लोगों को बस करना क्या है, ये वीडियो देखो, इसका नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, नोट्स को एक बार पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वीडियो देख लो, उसके बाद फिर से एक बार नोट्स को गो थ्रू करो, देखना पूरा चैप्टर मक्खन जैसा निकल जाएगा, राइट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।